हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं और आप जिस कार्य के पीछे अपना समय दे रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं वो आपका माता रानी की कृपा से सफल हो जाए। और हम लोग साइंस का सेशन लेकर चल रहे हैं और उसमें 20 क्वेश्चन कर चुके थे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये, और आज फिर हम आपको 20 क्वेश्चन से मिलवाएंगे। वो 20 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो काफ़ी सिलेक्टेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एक बार के एग्ज़ाम में चांस रहता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। 20 क्वेश्चन में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो को देखिए और बस अपना आंसर तैयार कीजिए कि आप इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिक्की के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप पढ़े होंगे कि एक यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको पता होगा कि चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में जो है वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का ही IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपको दिया है मटर, संतरा, सिरका, इमली। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, आपको सही आंसर चुनना है। तो टमाटर में जो है वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का सामान्य सूत्र है? संगमरमर का सूत्र नहीं होगा, ब्लीचिंग पाउडर का नहीं होगा, जिप्सम का नहीं होगा, किसका होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये हो गया इसका राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई सूत्र होता है जिसमें एक होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है आयोडीन। तो धातु है ही नहीं, अधातु है। कार्बन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया है धातु, लेकिन ये सब क्या है? अधातु। इसमें एक धातु है पारा। एक तो ऐसे आंसर हो सकता है, दूसरा कि पारा का प्रयोग होता है थर्मामीटर में और वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है चाहे मौसम जो भी हो। तो इसका राइट आंसर हो गया आपको पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? चलिए ये आपको हम अच्छा से सिखाते हैं। नाइट्रोजन जो है उसका संकेत होता है N और इसका परमाणु संख्या होता है 7, और इसके बाह्यतम कक्षा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 5, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और अस्टक नियम कहता है कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों के बाह्यतम कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो इस नाइट्रोजन को भी अब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन को भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के फलस्वरूप। तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच जो है आप देख रहे हैं स्पष्टता 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के लिए एक छोटी लकीर लिया जाता है, 2 जोड़ा के लिए 2 और 3 जोड़ा के लिए 3। तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, त्रिबंधन। कैसे हुआ ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत के सुचालक हैं? क्वेश्चन ये है। तो विद्युत के सुचालक हीरा काफ़ी मजबूत होता है, आयोडीन अधातु है, गंधक भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है। हालांकि कार्बन के ही दोनों अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट की संरचना में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपको ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? फिर आपको निकाल कर दिखाते हैं। कार्बन है, इसका परमाणु संख्या होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4, 6। इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन।
सॉरी, इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, तो इसका राइट आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से क्या होगा? एल्कीन का CnH2n+2 ये होता है एल्केन का, CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का, CnH2n ये होता है एल्कीन का, और CnHn ये सूत्र आप लोग को क्लास 10 में पढ़ना भी नहीं है और ये प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं है। तो यहाँ पे CnH2n ही हो गया एल्कीन का सामान्य सूत्र। आप तीनों को याद रखिए, कभी इस क्वेश्चन में कभी एल्केन पूछता है, कभी एल्कीन पूछता है, कभी एल्काइन पूछता है, तो एल्काइन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ये आपको पता होगा कि जिसके संरचना आणविक सूत्र समान हो और संरचना अलग हो उसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयव। आणविक सूत्र समान आणविक सूत्र लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, यस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो, तो संरचना भिन्न हो तो संरचनात्मक समावयव होगा, और अगर क्रियाशील भिन्न हो तो उसको कहते हैं प्रतिक्रियात्मक समूह। और सजातीय श्रेणी में अनुसूत्र समान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तथ्यों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ऑप्शन दे दिया आपको, परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आकार के और घनत्व के। तो जो आवर्त सारणी बनाया गया है वो दो आधार पर बनाया गया है, एक परमाणु संख्या, दूसरा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु आकार के आधार पर कहीं है ही नहीं, घनत्व के आधार पर भी नहीं है। अब इसमें आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या होगा या परमाणु द्रव्यमान। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसको मोसले ने बनाया, ये अभी चल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर, अर्थात मेंडलीफ ने जो बनाया वो क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इसका राइट आंसर हो गया आपको परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के उदक स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिया है आवर्त, आवर्त दिया है, समूह दिया है, कोष दिया है, इनमें से कोई नहीं। कोष तो होता ही नहीं है, सबसे पहले इसको काट देते हैं। आवर्त या समूह यही होगा। तो एक जो होता है वो उदग्र हुआ, इसको बोलते हैं उदग्र। तो उदग्र जो स्तंभ होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरियड्स, या उसको बोलेंगे आवर्त। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल राज में HCl एवं सांद्र NO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा? तो अम्लराज जो है, अम्लराज का गुण होता है ये अपने में सोना और चांदी को भी घुला लेता है, ये इतना पावरफुल अम्ल होता है। तो इसमें जो HCl है उसके 3 अणु होते हैं, HCl, 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 अब प्लस होता है HNO3, यानी कि यहाँ पे आपको HCl का 3 अणु हुआ और HNO3 का 1 हुआ, इसका 3 इसका 1। तो शुरू में HCl ही दिया है और बाद में HNO3, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको यही हो गया ऑप्शन नंबर डी, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, ऑप्शन आपको दे दिया है स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, उपयुक्त सभी। तो या तो आपको याद है तो टिक कर दीजिए, नहीं तो आप छांटिए। मृतजीवी ये नहीं होगा, परजीवी ये दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। तो जब मृतजीवी परजीवी नहीं होगा तो उपयुक्त में सभी ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्वपोषी। या अगर आपको याद है तो याद रखिए कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो गया स्वपोषी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं उसका काम है पाचित भोजन का अवशोषण करना, क्योंकि इसके कारण वहाँ पे सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके वजह से भोजन का अवशोषण अत्यधिक होता है। या आप डायरेक्ट रख सकते हैं याद कि छोटी आंत में
जो रसंकुर है उसका काम है भोजन का अवशोषण करना, अंतर्ग्रहण नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, श्वैगीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 35 है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन आपको दिया है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि क्रेब्स चक्र जो है यह वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था को कहते हैं और वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका राइट आंसर आपको हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे अभी आपको जितना क्वेश्चन मिलेगा वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को अगर आप याद रखते हैं तो नो डाउट आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप बना ही देंगे। यहाँ पे दिया है पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पादप में हम लोग जानते हैं पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। और जब इसका अनोक्सी शोषण होता है किसके उपस्थिति में? तो इनवर्ट्स एक प्रकार का एक ईस्ट है, एक एंजाइम है। जब इनवर्ट सुक्रोज पर क्रिया करता है तो इससे प्राप्त होता है ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है अमीनो अम्ल, वसाम्ल, इथाइल अल्कोहल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर आप चूज कीजिए। ऑप्शन दिया है आपको ए में जाइलम, बी दिया है फ्लोएम, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम का काम क्या है? ये जड़ से खनिज लवण तथा जल को ऊपर की ओर ले जाना। फ्लोएम का क्या काम है? तो पत्ते में जो भोजन बना है भोजन को पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाना। यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों का कार्य अलग हो गया तो ए और बी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपका हो गया जाइलम, क्योंकि जाइलम के कारण ही पौधे में जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट करना खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पक्षी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इनमें से कौन सा पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो टेनिन उत्सर्जी पदार्थ है। टेनिन दिया है ऑप्शन, रेजिन दिया, लेटेक्स दिया है और स्टार्च दिया है। तो टेनिन ऑलरेडी उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, लेटेक्स भी उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन स्टार्च पादप में जमा रहता है जिसका प्रयोग वो करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपको स्टार्च। ये पौधे का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन से प्राप्त होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है एमिनो एसिड। और जब इसका विखंडन होता है, इसका क्या होता है? विखंडन होता है कहाँ पे? तो यकृत में। तो ये बनाता है अमोनिया। ये क्या बनाता है? अमोनिया। इस स्टेप को आप याद रखिए। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है CO2, CO, NH3 उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया अमोनिया। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें अच्छा स्कोर किए होंगे। और आपका क्या स्कोर है कमेंट और लिखिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और